हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमने अभी तक जो है जितने भी इंपॉर्टेंट मेथड हो सकते थे वो सब फिनिश कर लिए हैं। कुछ और मेथड्स पे काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं कुछ और मेथड पर काम करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, अगला मेथड जिससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पे जा सकते हैं वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ऑक्सीडेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस बाय एसिडिफाइड और अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन, बाय एसिडिफाइड और अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन, बाय एसिडिफाइड और अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन, बाय एसिडिफाइड और अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन। और इसके लिए हम एसिडिफाइड या अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन को यूज करेंगे, एसिडिफाइड और अल्कालाइन कैमोनोफोर सॉल्यूशन। तो देखो RCH डबल बॉन्ड CHR, अगर ऐसा ईन्स है मेरे पास और इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय कैमोनोफोर, तो कैमोनोफोर से ऑक्सीडाइजेशन पर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल है, तो यहां से आपको सीधे सीधे वाटर नहीं रहेगा, इसमें सीधे सीधे मिल जाएगा RCOOH के दो मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं बाय कैमोनोफोर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन को अगर इस प्रोसेस से मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो देखिए CH2 और 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, CH2COH और CH2COH मिल जाएगा मुझे एडिपिक एसिड, ADIPIC एडिपिक एसिड इज द कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सीन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो कंपाउंड क्या मिल जाएगा, एडिपिक एसिड मिल जाएगा, देन एडिपिक एसिड इज द कंपाउंड। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ईन्स। और आइंस के भी डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से जा सकते हैं, आइंस को ओजोनोलिसिस करके फिर वाटर के साथ ट्रीट करके भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आइंस से 2 प्रोसेस ले सकते हैं, सीधे ओजोनोलिसिस करके ओजोनाइड बनने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और आइंस को हम कैमोनोफोर के हेल्प से ऑक्सीडाइज करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कंपाउंड है RC3 ऑक्सीजन और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कैमोनोफोर, दिस टाइम द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, तो नाउ इट गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOOH इज द कंपाउंड। और अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ब्यूटाइन है, इसको ऑक्सीडाइज करता हूं मैं वाटर, तो ये मिल जाएगा आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH। तो नाउ ईन्स एंड आइंस आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ईन्स और आइंस के कन्वर्जन से इस तरह से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब एक मेथड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, स्पेशली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। तो बेंजोइक एसिड के प्रिपरेशन के
बारे में भी एक मेथड पर हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, बेन एल्काइल बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन मेथड है ये, बेंजोइक एसिड, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन is oxidized with alkyl benzene is oxidized with alkyl benzene is oxidized with camenophore, alkaline camenophore, alkyl benzene is oxidized with alkaline camenophore, alkaline camenophore। तो जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द अल्काइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का कन्वर्जन कहां पे हो जाएगा, COOH ग्रुप में हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो देखो, अगर हम टोलुइन से स्टार्ट करते हैं, दिस इज द टोलुइन, है ना, टोलुइन से अगर स्टार्ट करते हैं तो 3 ऑफ नासेंट ऑक्सीजन कंडीशन आपको पता है, कैमनोफोर अल्कलाइन, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ये बेंजोइक एसिड के अंदर, ये गया कंपाउंड आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो चाहे वो मिथाइल बेंजीन हो, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, हर बार ऑक्सीजन जो है वो अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा, एवरी टाइम अटैक्स ऑन द अल्फा पोजीशन, हर बार अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा ग्रुप, ये भी ध्यान रखना है। एक और मेथड हम टोलुइन से ले सकते हैं, तो टोलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड विथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। टोलुइन का ऑक्सीडेशन अगर हम V2O5 के प्रेजेंस में करते हैं, V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो पहले टोलुइन वाले ही दोनों प्रोसेस ले लेते हैं। वैनेडियम पेंटॉक्साइड एट अबाउट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, नाउ इट गिव्स बेंजोइक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस वाटर, तो यहां से आपको बेंजोइक एसिड के साथ साथ वाटर मिल जाएगा। तो कैमनोफोर से भी चला जाएगा बेंजोइक एसिड में, और कैमनोफोर के साथ साथ अगर वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं तब भी वो ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन की कंडीशन है, ये दोनों, है ना। तो ड्रास्टिक कंडीशन में कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन द अल्काइल ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। तो ड्रास्टिक कंडीशन में अल्काइल ग्रुप बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर मिथाइल बेंजीन की जगह आप इथाइल बेंजीन भी यूज करोगे तब भी वो कहां पे चला जाएगा, बेंजोइक एसिड में चला जाएगा। मिथाइल बेंजीन की जगह अगर इथाइल बेंजीन भी यूज करेंगे तो वो बेंजोइक एसिड में चला जाएगा। थोड़ी देर के लिए वो एसिटोफिनॉन में जाएगा, तो फॉर सम टाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू, देखो CH3 COCH3, मतलब यहां से इसने वाटर लॉस किया, यहां से इसने वाटर लॉस किया और ये चला गया एसिटोफिनॉन में। फिर जो कंपाउंड है आपका एसिटोफिनॉन वो फर्दर ऑक्सीडाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। फर्दर जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा COH में, और CO2 और वाटर भी साथ में एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इथाइल बेंजीन की जगह प्रोपाइल बेंजीन भी होगा तो प्रोपाइल बेंजीन इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज इनटू बेंजोइक एसिड। कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखने की भी कोशिश करना है ना। तो प्रोपाइल बेंजीन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू, प्रोपाइल बेंजीन इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। इफ देयर इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन अगर मेरे पास है तो नाउ इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। आइसोप्रोपाइल बेंजीन होगा तो भी ये कैमनोफोर अल्कालाइन से ऑक्सीडेशन के थ्रू कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, इसमें एक और बात ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पर और बात करते हैं। तो देखो, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप बेंजोइक एसिड, सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप था आइसोप्रोपाइल इज द सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, तो भी वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा, इफ देयर इज टर्शरी एल्काइल ग्रुप, अगर यहां पे कोई भी टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, इफ देयर इज टर्शरी एल्काइल ग्रुप, और आपने ऑक्सीजन लगाया कैमनोफोर अल्कलाइन, कैमनोफोर अल्कलाइन, तो आपको क्या ध्यान रखना है, नो रिएक्शन, ये ध्यान रखना है। तो टर्शरी एल्काइल्स जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। टर्शरी एल्काइल आर 3 डिग्री चेन इज नॉट ऑक्सीडाइज, 3 डिग्री कैटायन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, इसके पास कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्शरी alkyl group, tertiary alkyl group is not oxidized, tertiary alkyl group is not oxidized, tertiary alkyl group is not oxidized, tertiary alkyl group is not oxidized because no benzylic hydrogen, because no बेंजाइलिक हाइड्रोजन, कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन इसको नहीं मिल पाएगा, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो दिस इज द लॉजिक, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो टर्शरी एल्काइल ग्रुप होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑल प्राइमरी इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक, secondary is converted into benzoic, but there is no conversion of tertiary alkyl group into benzoic acid, तो tertiary alkyl group benzoic acid में convert नहीं होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने बात किया कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में। अब बात करते हैं इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर इंडिविजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप पर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 पे पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट ऑर्डर वाले होते हैं। पंजेंट ऑर्डर मतलब हिंदी में इसको कहेंगे तीक्ष्ण गंध, मतलब जिसको आसानी से आप स्मेल नहीं करोगे, स्मेल करते ही आपको अपने नाक को वहां से हटाना पड़ेगा, इतना तीखा रहता है पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर है ना। और फ्रॉम C1 to C10, फ्रॉम C1 to C10, C1 से लेकर के C10 तक जो एसिड हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। फ्रॉम C1 to C10 आर द लिक्विड्स। C11 टू हायर, और 11 से हायर मेंबर जो है वो होते हैं सॉलिड लाइक वैक्स, सॉलिड लाइक वैक्स। तो 11 और उससे ऊपर वाले जो मेंबर होते हैं वो वैक्स जैसे सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो 11 और अपर हायर मेंबर जो है वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेंबर्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली soluble in water, lower members are highly soluble in water। जो निम्न सदस्य हैं वो जल में विलय होते हैं। lower members are highly soluble in water due to formation of hydrogen bonding, due to formation of hydrogen bonding, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लोअर मेंबर्स जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लोअर मेंबर्स आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनमें डाइमर बनाने की टेंडेंसी भी रहती है, ठीक है। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डाइमर। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये डाइमेरिक एग्जिस्टेंस रखते हैं। जैसे
एक स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो RCOOH ये एसिड का स्ट्रक्चर है, RCOOH। और दूसरा अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो वो जाएगा, वो भी RCOOH। तो यहां से देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा, इट क्रिएट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्म डाइमर। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is exist in form of dimer, exist in form of dimer, ओके। और बेंजीन में डालने पर भी ये डाइमराइज हो जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो बेंजीन के साथ भी डाइमराइजेशन शो करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो डाइमेरिक एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इंडिविजुअली बात करें अगर फॉर्मिक एसिड के बारे में, तो पंजेंट ऑर्डर सभी एसिड का रहेगा, पंजेंट ऑर्डर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अल्कोहल जैसी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है इसकी। अल्कोहल एकदम हाईली सॉल्युबल होता है, हर रेशो में अल्कोहल जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, वैसी सॉल्युबिलिटी इसकी नहीं रहेगी, कम रहेगी, है ना। तो सॉल्युबल इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो क्वथनांक है वो 100.5 डिग्री होता है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्ट्रांगली कोरोसिव एंड causes blisters on skin, strongly corrosive and causes blisters on skin। जैसे कभी अगर आपको लाल चींटी ने काटा हो तो भी आपको पता होगा कि फफोले जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो लाल चींटियों के अंदर रहता है फॉर्मिक एसिड, और वो सभी कीट पतंगे, वो सभी इंसेक्ट्स जिनके काटने पर स्वेलिंग आ जाती है, उनके अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। हनी बी के अंदर भी फॉर्मिक एसिड रहता है। तो इस टाइप के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर फॉर्मिक एसिड रहता है। और एक प्रॉफिट भी रहता है, ये ज्वाइंट पेन की मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है। तो जिनको हनी बीज वगैरह काटते हैं उनको ध्यान रखना है, उनको ज्वाइंट पेन कम होगा अदर्स के कंपैरिजन में। तो ये फॉर्मिक एसिड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी पर बात किया हमने। अब फॉर्मिक एसिड के बाद बात करते हैं अबाउट एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज CH3COH। और एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है, विनेगर भी कहते हैं। और विनेगर के लिए भी एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, विनेगर कंटेनिंग 8 to 10% एसिटिक एसिड। विनेगर के अंदर 8 से 10% तक एसिटिक एसिड होता है, कई जगह पे 5 to 10 भी लिखा हुआ है ना, बट 8 to 10% तक एसिटिक एसिड रहता है विनेगर के अंदर, ये ध्यान रखना है। अगेन विनेगर भी कैसी होती है, पंजेंट ऑर्डर वाला कंपाउंड होता है। विनेगर इज ऑल्सो पंजेंट ऑर्डर कंपाउंड। विनेगर इज ऑल्सो पंजेंट ऑर्डर कंपाउंड। सॉर इन टेस्ट, विनेगर का जो टेस्ट होता है सॉर होता है, रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है एज कंपेयर टू फिनॉल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एट 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर पर अगर आप उसको सॉलिड करने की कोशिश करोगे तो एट 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म्स
आइस लाइक स्ट्रक्चर, आइस लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। इट फॉर्म्स आइस लाइक स्ट्रक्चर। तो ये 16.5 से कम टेम्परेचर पर आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर। इट इज नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि जो लिक्विड कंपोजिशन है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, मिक्सचर होगा, लेकिन एसिटिक एसिड की ही प्रॉपर्टी है कि वो 16.5 से बिलो जाने पर सॉलिडिफाई हो जाएगा, और बाकी जो कंपोनेंट हैं वो और नीचे जाने पर सॉलिडिफाई होंगे। तो आप एसिटिक एसिड अगर सॉलिडिफाई हो गया तो उसको आराम से सेपरेट कर सकते हो। तो ये है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इट इज कंसीडर्ड एज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड। जब आप लैब में भी एसिटिक एसिड की बोतल देखेंगे ना, तो उस पर लिखा रहेगा, अगर प्योर होगा तो उस पर लिखा रहेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अगर प्योरेस्ट फॉर्म है तो उस पर मेंशन रहेगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के प्योरेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। एसिटिक एसिड के लिए बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। Boiling point for acetic acid is 118 degree centigrade. Boiling point for acetic acid is 118 degree centigrade. So there is some physical properties related with acids. अब बात करते हैं about chemical properties. About chemical properties of acetic acid. तो chemical properties of acetic acid, chemical properties of acetic acid, chemical properties। तो पहले बात करेंगे acidic nature के बारे में, acidic nature, फिर उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। तो acidic nature मैंने आपको बताया था नेगेटिव आई इफेक्ट पर डिपेंड करेगा acidic nature। तो कैसे कैसे चेक करते हैं acidic nature? Number 1, the compound donate H plus ion। वो कंपाउंड जो H plus ion डोनेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। द कंपाउंड डोनेट H plus ion। नंबर 2, और जितना रैपिड H plus ion डोनेट करेंगे उतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मोर H plus, मोर द S कैरेक्टर से उठाते हैं, मोर द S कैरेक्टर, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। मोर S कैरेक्टर, मोर एसिडिक नेचर। ठीक है। इसके बाद S कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी, अगर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड हैं तो मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर, उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। मोर द एसिडिक नेचर। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर द एसिडिक नेचर। मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर द
नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। जितना नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर। तो नेगेटिव आई जितना बढ़ेगा एसिडिक नेचर उतना बढ़ जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हम किसी कंपाउंड के एसिडिक कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं। तो जहां से हम एसिडिक कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। मोर द एस कैरेक्टर मोर द एसिडिक नेचर, मोर द ऑक्सीडेशन पर मोर द एसिडिक नेचर, ओके। और मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द एसिडिक नेचर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर द एसिडिक नेचर, मोर द Ka वैल्यू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट मोर द एसिडिक नेचर। अगर न्यूमेरिकली देखना है मुझे तो मोर द एसिडिक नेचर। तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। तो मोर Ka मोर एसिडिक नेचर, लेस pKa मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर, मोर एसिडिक नेचर। लेस pH मोर एसिडिक नेचर, लेस pH मोर एसिडिक नेचर, ठीक है। और pH वैल्यू जितना कम होगा कंपाउंड का एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा। मोर द pH लेस द एसिडिक नेचर। तो इट इज अबाउट द क्राइटेरिया टू डिसाइड द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ये वो सभी चीजें हैं जिनसे आप किसी कंपाउंड के एसिडिक नेचर को जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं, फिर आगे के केमिकल प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। तो देखो, जैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन acetic acid. Why formic acid is stronger acid than acetic acid? अब बात तो हमको पता है कि एसिटिक एसिड के अंदर प्लस आई वाला ग्रुप आ रहा है। तो एसिटिक एसिड के अंदर क्या आ रहा है, एक प्लस आई ग्रुप आ रहा है, और फॉर्मिक एसिड में प्लस आई ग्रुप नहीं है। तो जिसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो ये तो बात हुई जब मुझे उसको शॉर्टकट बताना है तब। लेकिन अब इसको ब्रीफली देखते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस द कंपाउंड। तो देखो, द कंपाउंड विच डोनेट H प्लस आयन, द कंपाउंड विच डोनेट H प्लस आयन क्विकली is the stronger acid, is the stronger acid, okay। जो H+ आयन शीघ्रता से दान करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। द कंपाउंड विच डोनेट H+ आयन क्विकली और रैपिडली इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। तो अब दोनों स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखो, ये है फॉर्मिक एसिड HCOOH, और ये है आपका एसिटिक एसिड CH3COH। यहां पे एक प्लस आई वाला ग्रुप है, तो देयर इज अ ग्रुप ऑफ प्लस आई। यहां पे कोई भी कार्बन एडेड नहीं है, ओनली द COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, नो एनी एक्स्ट्रा कार्बन इज देयर इन फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्मिक एसिड के पास कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप इसके पास नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन की जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा एसिडिक नेचर। जितने तेजी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतने जल्दी H+ आयन सॉल्यूशन में आएगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां तक बात क्लियर?
तो देखो, इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड there is no any group which show the plus I effect, or there is no any extra carbon, other carbon. So the oxygen having greater tendency to attract the OH bond. ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होगी OH बॉन्ड को खींचने की वो फास्ट होगी, hence it is stronger acid. अब बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में. तो एसिटिक एसिड में क्या है? there is a CH3 group. There is a CH3 group in acetic acid. Acetic acid में एक CH3 ग्रुप है which show the plus I effect, जो कि plus I effect शो करेगा and increase the density of electron on carbon. और ये plus I किस कार्बन की तरफ है? इसकी तरफ है. तो इस कार्बन पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा. और अगर ऑक्सीजन को फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेगा? उसकी टेंडेंसी जो काम करने की है वो कम हो जाएगी. जैसे मैं आपसे कहूं कि चलो ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा. ओके, तो सेम एज हियर इज द एग्जांपल. अगर ऑक्सीजन को CH3 के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर इंक्रीज हो रही है और अगर उसको फ्री में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड हेंस लेस H+ आयन ट्रांसफर इन द एक्वस सॉल्यूशन. इसलिए वो एक्वस सॉल्यूशन में लेस नंबर ऑफ H+ आयन ट्रांसफर कर पाएगा. इसलिए फॉर्मिक एसिड कैसा है? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है. क्लियर? कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में भी लिखने को आता है ये चीज, है ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया. और किसी को भी लिखना हो कि ये लेस स्ट्रॉन्ग है, ये मोर स्ट्रॉन्ग है, तो द क्राइटेरिया इज सेम. इसी तरीके से आपको इसको जस्टिफाई करना है. फिर से एक बार बात करते हैं. इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड देयर इज नो एनी अल्काइल ग्रुप. फॉर्मिक एसिड में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है. सो ऑक्सीजन हैविंग ग्रेटर tendency to attract the OH bond electron. Oxygen having greater tendency to attract the OH bond electron. Hence, it donate more H+ ion in aqueous solution. Where in case of acetic acid, there is a CH3 group is present, which show the plus I effect, and increase the density of electron at carbon. CH3 plus I effect शो करेगा, कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को बढ़ाएगा, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द कार्बन. सो ऑक्सीजन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. इसलिए जो ऑक्सीजन एसिटिक एसिड में है उसका OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी कम हो जाएगा. तो less tendency to attract the OH bond electron, hence less H+ ion is donated in the solution, hence it is weak acid as compared to formic acid. Now it is clear. तो ये बात हुई फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में. देन अब हम लोग थोड़े से और एग्जांपल्स पे बात करते हैं. तो अगर मेरे पास कुछ एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और बेंजोइक एसिड है, तो पहले आएगा फॉर्मिक, फिर आएगा बेंजोइक, फिर आएगा एसिटिक एसिड. तो पहले फॉर्मिक आया, फिर बेंजोइक आया. अब बेंजोइक में तो नेगेटिव आई वाला ग्रुप था, तो बेंजोइक को फॉर्मिक से स्ट्रांग होना चाहिए था, बट नेगेटिव आई के साथ साथ लेस नेगेटिव आई, लेस नेगेटिव आई इफेक्ट, मोर प्लस आर, तो रेजोनेंस इफेक्ट यहां पे डोमिनेट करेगा और रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन सेंटर पर अवेलेबल होंगे. रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन सेंटर पर अवेलेबल होंगे. इसलिए बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर फॉर्मिक एसिड से कम होगा. जैसे क्वेश्चन आया, व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू बेंजोइक. तो बेंजोइक फॉर्मिक में देयर इज नो प्लस आई ग्रुप, सो ऑक्सीजन का OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी ज्यादा. इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड फेनाइल नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है. बट अगर आपको नेगेटिव आई की सीरीज याद हो, आपको याद करना ही चाहिए उसको, तो
तो नेगेटिव आई सीरीज में फिनाइल कहां पे है, एकदम लास्ट में है हाइड्राइड से पहले, तो देयर इज लेस नेगेटिव आई ग्रुप बट द रेजोनेंस इज हायर इन फिनाइल्स, है ना। फिनाइल में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हायर होगा, उसके कारण सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्याप्त होगी, so less tendency to attract the OH bond electron as compared to formic acid. Okay, so now here the answer is formic, then benzoic, then acetic. Number 2, अगर मान लो मेरे पास हेलोजन एसिड है तो फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड, इज स्ट्रॉन्गर than bromoacetic acid, it's stronger than iodoacetic acid because of higher electronegativity. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसका नेगेटिव आई इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो फ्लोरो देन क्लोरो देन ब्रोमो एंड देन आयोडोएसिटिक एसिड। ओके, तो इट इज अनदर एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल पे हमने बात किया। अब बात करते हैं अगले पोजीशन पर। तो अब अगर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है तो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, एंड इट इज अगेन स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। तो मोर नेगेटिव आई मोर द नेगेटिव आई मोर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो जितना नेगेटिव आई इफेक्ट ज्यादा है उतना एसिडिक नेचर कंपाउंड का बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास नाइट्रो एसिटिक एसिड होता तो वो स्ट्रॉन्गर होता फ्लोरो एसिटिक एसिड से, और वो स्ट्रॉन्गर होता क्लोरो एसिटिक एसिड से, क्योंकि नाइट्रो का नेगेटिव आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एज कंपेयर टू फ्लोरो एंड क्लोरो। तो नाइट्रो जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है एज कंपेयर टू फ्लोरो एंड क्लोरो, मतलब नेगेटिव आई का सीरीज हमको याद करना ही पड़ेगा। अगर मेरे पास अगला, अगर मेरे पास एल्काइन है, एल्कीन है और एल्केन्स हैं, एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज एल्काइंस 50% S character, 50% S character is there, either 33.3% S character or either 25% of S character। तो जैसे जैसे S character कम होगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। लेस द S character लेस द एसिडिक नेचर। ठीक है, और कुछ अरेंजमेंट्स देखते हैं। तो S कैरेक्टर के कम होने के साथ साथ एसिडिक नेचर भी डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे S कैरेक्टर कम होगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। लेस द S कैरेक्टर लेस द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। अगली बात करते हैं, अगर मान लो मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं लाइक HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, इस टाइप के कुछ कंपाउंड हैं। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। तो नाउ दिस टाइम कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी में फाइंड आउट कर लो। तो HOCl में कितना आ जाएगा, ये हो गया क्लोरीन X, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा +1। HClO2 तो 1 + X -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ गया +3। हियर 1 + X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू कितना आ गया +5। एंड इन केस ऑफ
HClO4 1 + x -8 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया +7। अब आंसर क्लियर। मोर द एसिडिक नेचर, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी उतना ज्यादा होगा। तो आंसर इज HClO4, then HClO3, then HClO2, then HOCl। दिस इज द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ये इन कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर के बारे में बात हो गई। ठीक है, इसके बाद pH वैल्यू है, इसके बाद pKa वैल्यू है। तो यहां से आप न्यूमेरिकली Ka वैल्यू है, वहां से भी आप न्यूमेरिकली सर्च कर सकते हो। एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड को देख सकते हैं हम इन सब रिएक्शंस, इन सब इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम एसिडिक नेचर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ये हमने बात किया कुछ कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर के बारे में। और जब बेंजोइक पे पहुंचेंगे तो एक बार हम लोग बेंजोइक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लेंगे, है ना। तो इट इज अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड। देन अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक पर, एंड दैट इज रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कौन कौन से टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ड्यू टू H+ आयन, पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी H+ आयन डोनेट करने के कारण ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा। H+ आयन ड्यू टू OH- आयन, OH- आयन के कारण भी प्रॉपर्टी शो करेगा। ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप के कारण भी प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, ड्यू टू CH3 ग्रुप, अल्काइल ग्रुप के कारण भी ये अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। HBZ रिएक्शन शो करता है ये अल्काइल ग्रुप के कारण। ड्यू टू कंप्लीट COH ग्रुप, ड्यू टू कंप्लीट COH ग्रुप, और उसके बाद फिर उसकी मिसलिनियस प्रॉपर्टी। तो इतने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड शो सम प्रॉपर्टी ड्यू टू H+ आयन, ड्यू टू OH- आयन, ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू अल्काइल ग्रुप, एंड अगेन ड्यू टू COH ग्रुप। और कुछ प्रॉपर्टीज इसके सॉल्ट की है जिसको हम लोग मिसलेनियस में ले लेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं ड्यू टू H+ आयन, विच प्रॉपर्टी इज अराइजेस ड्यू टू H+ आयन। तो H+ आयन के प्रेजेंस के कारण ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक HCOH, CH3COH से ले लो आप, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा इसलिए ऐसा किया। प्लस NaOH, CH3 COH प्लस KOH, CH3 COH प्लस AgOH, CH3 COH प्लस COH होल ट्वाइस, CH3 COH प्लस PbOH। सभी प्रॉपर्टी एक जैसी है इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं ना, COH, ओके। CH3 COH प्लस NH3, CH3 COH प्लस इथाइलिन। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज की H+ आयन के कारण है, और भी बहुत सारी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या बनेगा कंपाउंड में, पहले में एसिड और बेस का रिएक्शन है तो इट गिव्स सॉल्ट,
CH3COONA plus CH3CONA plus water. Here CH3COOK, potassium acetate plus water. Here CH3COOAG plus water. यहाँ पे CH3COO whole twice Ca कैल्शियम एसिटेट प्लस वाटर. तो बिल्कुल सिंपल है सब प्रॉपर्टीज. CH3COO whole twice Pb lead acetate plus water. And here CH3COONH4 ammonium acetate. Ammonium acetate is the प्रोडक्ट. और यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है आपको, इट क्लेव्ड लाइक दिस. तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव पे पहुंचाओ और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव पर पहुंचाना है. लास्ट वाले में ध्यान रखना है थोड़ा सा. कंपाउंड इज CH3COO C2H5. जब आप उसको एडअप कर दोगे तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? CH3COO C2H5 is the compound. CH3COO C2H5 is the compound. तो this is the properties. इसके साथ साथ इसमें NaHCO3 Na2CO3 भी आ जाएगा. एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं. like CH3COH plus NaHCO3. तो क्या बन जाएगा? CH3COONA plus CO2 plus water. तो एसिटिक एसिड इज एबल टू डिकम्पोज वीक बेसिस ऑल्सो. एसिटिक एसिड जो है वो वीक बेस को भी डिकम्पोज कर देता है. Hence it is stronger acid as compared to phenol. ऐसा हमने पढ़ा था, इसलिए ये phenol से stronger acid है. ओके, प्लस CO2 प्लस water. तो acetic acid is able to decompose the weak acids. acetic acid जो है वो weak बेस को डिकम्पोज करता है. वीक एसिड को नहीं, वीक बेस को डिकम्पोज करता है. इसलिए वो एज कंपेयर टू अनदर कंपाउंड्स वो स्ट्रॉन्गर एसिड है. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे की प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं.